हेलो एंड नमस्ते स्टूडेंट्स। वेलकम टू द शाइनिंग स्टार्स। कैसे हैं मेरे सब स्टार्स? आप सब मेरे लिए शाइनिंग स्टार्स ही हैं, तभी मैंने इस चैनल का नाम द शाइनिंग स्टार्स रखा है। ओके, सो जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट यूनिट की एमसीक्यू सीरीज शेयर की थी। आई होप सभी स्टूडेंट्स तक वो पहुंची और सबने उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा। तो जैसे आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया है, और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जैसे ही ये 2 यूनिट्स कंप्लीट होंगे तो दोनों की एमसीक्यू सीरीज साइड बाय साइड लेकर आऊँगी। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट की एमसीक्यू सीरीज। एंड आई रियली होप कि आपको फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यू सभी क्लियर होंगे, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उसके जितनी जल्दी हो सके उसको कमेंट बैक भी कर दूंगी, ठीक है। तो आज की सीरीज़ हम स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर सीरीज़, अगर सबने एमसीक्यूज़ की फॉलो की है तो आपने देखा होगा वहाँ पे मैंने कोई थोड़ी सी टेक्निक्स जो है शेयर की थी, ठीक है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बताया है। तो उसमें कुछ टेक्निक्स कुछ वीडियो के सेंटर में थी, और कुछ टेक्निक्स जो थी वो वीडियो के लास्ट में मैंने शेयर की थी। तो प्लीज़ मेरे लास्ट लेक्चर को देखिए फ्रॉम स्टार्ट टिल दी एंड, सो दैट कि आपको हर एक टेक्निक्स का पता चले। जब भी आप, ये नहीं है कि ये स्टैटिस्टिक्स के लिए कह रही हूँ, कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हो तो इन टेक्निक्स का आपको पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस रहते हैं और आप कम टाइम में अपने हर एक क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है 2-3 बार अटेम्प्ट दो, 3-4 बार अटेम्प्ट दो। उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपके आंसर देने की जो कैपेसिटी है ना वो जल्दी आप दे पाओगे, ठीक है। तो कम टाइम में आप एफिशिएंटली जो है हर एक्यूरेटली हर आंसर जो है वो मार्क कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी बात, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है हर एक वर्ड को, ठीक है। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसके हर एक वर्ड को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है कि इस वर्ड को पढ़ा उस वर्ड को इग्नोर कर दिया, नहीं, हर एक वर्ड को इक्वली इंपॉर्टेंस दो। उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप किसी भी वर्ड को इग्नोर नहीं करोगे ना तो आप एक्यूरेटली पूरे क्वेश्चन को समझ पाओगे, और उसी के अकॉर्डिंगली आप क्विकली आंसर भी दे पाओगे, ठीक है। और थर्ड, मैंने ऑड एंड इवन की स्ट्रेटेजी बताई थी कि कैसे आप, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पता है कि इसका आंसर मुझे नहीं टोटली नहीं पता है, तो अगर आपको कुछ ऑप्शंस के मीनिंग पता है कि अगर, तो ऑप्शंस के मीनिंग के अकॉर्डिंगली भी आप ऑड इवन आउट करके ना अपना राइट आंसर चूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, ट्रिक्स कह सकते हो, टेक्निक्स कह सकते हो, जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ना कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सो दैट कि आपकी एक्यूरेसी और आप क्विकली आंसर दे पाओ, ठीक है। तो आज की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट वे टू कलेक्ट डेटा। देखो, जब आपको मैंने सेकेंड लेक्चर दिया था यूनिट 2 का, जो फर्स्ट लेक्चर था कि मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, जब मैंने उसमें टेलीफोन इंटरव्यूज़ आपको करवाए थे तो मैंने बताया था वहाँ पे कि ये जो टेलीफोन इंटरव्यूज़ हैं ये फास्टर मेथड है, बट दिस इज़ नॉट द फास्टेस्ट मेथड। क्योंकि यूजुअली जब भी हम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट, तो उनको लगता है कि फ़ोन, वो फटाफट से ना फ़ोन को क्लिक मार्क कर देते हैं, बट फ़ोन जो है वो राइट ऑप्शन नहीं है। फास्टर जब भी पूछा होगा ना तो हमेशा ऑनलाइन सोर्स ही माना जाएगा, ठीक है। तो हम फ़ोन को फास्टेस्ट वे में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने वहाँ पे कंडीशन लिखवाई थी कि जब सिर्फ शॉर्टर ड्यूरेशन में हमें कोई भी डेटा कलेक्शन चाहिए होती है, या इफ़ टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, देन ओनली वी यूज़ दिस वेरी पर्टिकुलर मैथड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। सो जब भी फास्टेस्ट की बात करी होगी तो हमेशा आपका ऑनलाइन मेथड काउंट किया जाएगा, ठीक है। आजकल आप देखते हो ना, मोस्टली हम सभी ऑनलाइन सोर्सेज ही यूज़ करते हैं। ऑनलाइन ईमेल्स कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, फेसबुक कर दिया, इंस्टा पे मैसेज कर दिया, कुछ भी। तो मतलब हम डेटा कलेक्शन के लिए ना ऑनलाइन सोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो फ़ोन को हम नहीं करते हैं, क्योंकि फ़ोन में क्या होता है, एक्यूरेसी इतनी रह रहती है। तो पहले यूज़ किए जाते थे, बट आज के टाइम में ना ही हम इतना पोस्ट का यूज़ करते हैं। पर्सनल इंटरव्यूज़ भी, क्योंकि आपको पता है लार्ज एरियाज़ में हम नहीं यूज़ कर पाते हैं, और अगर करें भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो फास्टेस्ट वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज़ ओनली योर ऑनलाइन सोर्सेज, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन।
साथ साथ आप भी अपने आंसर्स को अगर कर सकते हैं, इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, देन यू कैन मार्क द राइट ऑप्शंस इन द कमेंट सेक्शन. अदरवाइज यू कैन जस्ट यूज योर नोट पैड एंड मार्क देयर एंड जस्ट score, add your score in the comment section box. You know, it will make me feel good. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में डालते हो, और इससे आपके लिए भी अच्छा. अगर मैं आपके लिए एफर्ट डाल रही हूँ, एफर्ट्स पुट कर रही हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने लिए तो एफर्ट्स लगा सकते हो ना. ठीक है, तो अगर मैं आपके लिए लगा रही हूँ तो आपको खुद के लिए तो डेफिनेटली लगाने ही लगाने हैं. तो कमेंट सेक्शन में अगर आप अपना स्कोर डालोगे ना, तो उससे आपको ही थोड़े ना अवेयरनेस आने लग जाएगी, आप कॉन्शियस होने लग जाओगे. ठीक है, आप सीरियस होने लग जाओगे. आपको लगेगा नहीं यार, उस टाइम मैंने अपना स्कोर वहाँ पे डाला था तो मेरा इतना कम है, तो अब इन फ्यूचर में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ना. तो इन फ्यूचर आपको पता, नेक्स्ट MCQ सीरीज आएगी तो मुझे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना है, मुझे 22 आउट ऑफ 22 ही स्कोर करना है. ठीक है, तो वो वाला आपको ना माइंडसेट लेके आना है अपने पास. तो आपको कोशिश करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप में, और सारे के सभी आंसर्स को मार्क करते जाओ. अदरवाइज नहीं तो आप टोटल स्कोर भी अपना कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्ट्री शॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ. देखो, ये मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया था, बट जो मैंने चीज़ें वहाँ छोड़ी है वो MCQs में डेफिनेटली मैं कंप्लीट करूँगी. तो जब मैंने आपको लास्ट MCQ सीरीज़ में बताया था कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो भी जो है वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड की ही एक टाइप है. ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसी में क्या है, मिस्ट्री शॉपिंग भी आती है. ठीक है, मिस्ट्री शॉपिंग में क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं एक शोरूम की एम्प्लॉय हूँ. ठीक है, मैं एक शोरूम की एम्प्लॉय हूँ, और मुझे सपोज करो कि मैं सिटी स्क्वायर की हूँ, और मुझे वेब मॉल के बारे में पता करना है कि वहाँ पे वो क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या उनकी जो सेल स्ट्रेटजीज़ हैं वो क्या अडॉप्ट कर रहे हैं. तो मैं अगर वहाँ की जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो कैसे अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अगर मुझे वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता जाऊँगी उनसे पूछूंगी तो नहीं पता चलेगा, तो मैं वहाँ पे एज ए कस्टमर जाऊँगी. ठीक है, कस्टमर की तरह जाऊँगी, सब वहाँ पे ऐसे एक्सप्लोर करूँगी, घूमूंगी, लोग किस तरह के ब्रांड्स को प्रेफर कर रहे हैं, कौन से कहाँ पे कितनी सेल होती है, तो कैसे वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो उस तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कौन से ब्रांड लेवल पे ज़्यादा लोग जो है जिसको ख़रीदना पसंद कर रहे हैं. तो मैं एज ए कस्टमर वहाँ जाके वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो गैदर करके लाऊंगी और अपनी कंपनी को वहाँ पे दे सकती हूँ. तो इस तरह की शॉपिंग को हम बोलते हैं मिस्ट्री शॉपिंग. ठीक है, मैं वहाँ पे कस्टमर नहीं हूँ, बट मैं अपनी पर्सनैलिटी को हाइड करके वहाँ पे एज ए कस्टमर जा रही हूँ शॉपिंग करने. ठीक है, तो ये जो मिस्ट्री शॉपिंग है ना, ये ऑब्जर्वेशन की ही एक फॉर्म है, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, मैं वहाँ पे जाके सभी कस्टमर्स का, सबका जो है बिहेवियर रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कौन कौन से ब्रांड्स को यूज़ कर रहा है, कौन से ब्रांड लेबल को ज़्यादा वो प्रेफर कर रहा है, कौन से डिस्काउंटेड आइटम्स को ज़्यादा वो प्रेफर कर रहा है. तो मैं वहाँ पे साइलेंटली जो है ऑब्जर्व करूँगी, सबका बिहेवियर रिकॉर्ड करूँगी, और अपनी कंपनी में वापस आके मैं वहाँ पे सारा शो करूँगी. ठीक है, तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन मैथड. क्लियर? क्वेश्चनर का नहीं है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का भी नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द राइट वन. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कम्स दी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज इट? स्केड्यूल्स आर फिल्ड बाय द डैश. स्केड्यूल्स को कौन फिल करता है, ये अब आपको क्लियर है. मैंने क्वेश्चनर और जब स्केड्यूल का आपको इन्यूमरेटर मेथड का पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने क्लियर किया था कि स्केड्यूल्स किसको बोलते हैं. इन्यूमरेटर्स जब क्वेश्चनर्स को लेके जाते हैं रिस्पोंडेंट के पास, तो रिस्पोंडेंट अपने आंसर देता है, लेकिन उस आंसर्स को क्वेश्चनर्स में फिल कौन करता है, इन्यूमरेटर खुद करता है ना. तो वो क्वेश्चनर्स जिसको इन्यूमरेटर खुद फिल करता है उन्हीं को हम स्केड्यूल्स बोलते हैं. सो स्केड्यूल्स आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर्स. क्लियर? तभी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये सारी टर्म्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा दी थी. दिस इज ओनली द रीजन वाई हैव टॉट दीज वेरी पर्टिकुलर टर्म्स इन द फर्स्ट लेक्चर itself. Okay, so investigator is not the right answer. Even the respondent is not the right answer. The right one is the option B. Clear है? Okay, none of these भी नहीं होगा. Question number 4 is, which day is celebrated as National Statistics Day? National Statistics Day जो है कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, जो लेक्चर नंबर
5 है उसी में मैंने आपको बताया MCQ सीरीज़ में, जब मैंने बताया था इंडियन जो है हमारे जो फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स है वो कौन है, PC महालनोबिस, है ना, प्रसाद चंद्र। तो यहाँ पे 29 जून को मैंने बताया था कि सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। उन्हीं PC महालनोबिस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसी दिन से ही ये मतलब इसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है मनाया जाता है। ये 2007 ऑनवर्ड से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 29 जून, 28 भी नहीं है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए होते हैं सिमिलर, सो दैट कि थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूज। अभी मैंने बोला जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ना है ना, पहले उसका आंसर क्या करना है, आपको अपने माइंड में फ्रेम करना है, ऑप्शंस नहीं देखने हैं। जब भी क्वेश्चन कोई MCQ आप सॉल्व करने लगते हो, क्वेश्चन रीड आउट किया बट आपको आंसर्स की तरफ देखना ही नहीं है कि क्या क्या ऑप्शन दिए, आपको पहले अपने माइंड में फ्रेम करना है कि यार इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है। जब आपके अपने दिमाग में वो आंसर आ जाता है ना, फिर आप जब ऑप्शंस देखोगे ना, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अदरवाइज सिमिलर ऑप्शंस जब भी होंगे ना, आप जैसे ऑप्शंस पे जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा यार 28 था, 27 था, 26 था या 29 था, फिर कंफ्यूजन आएगी। अगर पहले से ही माइंड में फ्रेम करोगे फिर एकदम क्लियर होंगे आप, ठीक है। तो ये भी एक बहुत यूजफुल टेक्निक है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is a secondary data collection method? Secondary data collection method इन चारों में से कौन सा है? नंबर 1 इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नंबर 2 इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनर मेथड, या फिर नन ऑफ दिस। अब आपको पता है सेकेंडरी डेटा की बात हो रही है, प्राइमरी डेटा की बात नहीं हो रही। और अगर आप इन तीनों मेथड्स को याद रखो तो ये तीनों किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स की, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड हो। सो ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट वन एंड हेयर ऑप्शन सी इज द राइट वन, 29 जून। Okay, now the next question is which of the following methods is usually adopted by newspaper agencies? देखो आ गया ना ये क्वेश्चन, आपको मैंने बताया था जब मैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने बताया था कौन सा मेथड जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं और कौन सा मेथड जो है वो न्यूज़पेपर एजेंसीज यूज़ करती हैं, न्यूज़ चैनल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड, क्या वो स्केड्यूल्स वाला है, स्केड्यूल सेंट थ्रू इन्यूमरेटर मेथड की ही बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है। मेल क्वेश्चनर मेथड में भी नहीं है ऐसा। इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम लोकल एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, क्या यही है, या फिर पर्सनल इंटरव्यूज। आपको पता है पर्सनल में वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी भी नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट वन। ओके, वेट, कहाँ गया ये? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंट्स की हेल्प से ही हम जो है वो न्यूज़पेपर चैनल्स जो हैं वो यूजुअली यही मेथड को अडॉप्ट करके कॉरेस्पॉन्डेंट की हेल्प से ही वो अपना सारा डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। सो हेयर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट एंड पब्लिश प्राइमरी डेटा? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो प्राइमरी डेटा पब्लिश करती है? और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइमरी डेटा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर सकती है ना, वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कर सकता है, वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी कर सकता है, वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO भी कर सकती है। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वो प्राइमरी डेटा को पब्लिश कर सकती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, ठीक है, इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज, अभी मैंने इसकी बात करी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कहीं पे एक्सीडेंट्स हो जाएं किसी भी तरह का, चाहे वो रेल हो चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? ऑब्वियस ही बात है, उस केस में हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यूज़ करते हैं। हम डायरेक्ट पर्सनल नहीं करते हैं, ना ही पर्सनल इंटरव्यूज़। देखो यहाँ पे आ गया ऑप्शन, पर्सनल इंटरव्यूज़ में देखो ये भी आता है और ये भी आता है। तो आपको पर्सनल इंटरव्यूज़ ये नहीं है कि आपने अप्रोप्रिएट देखा
तो आपको लगा कि यार पर्सनल में तो डायरेक्ट भी आ रहा है इनडायरेक्ट भी आ रहा है तो मैं पर्सनल टिक कर दूं, नहीं, आपको सिर्फ इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट हम रियल एक्सीडेंट्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। डायरेक्ट में हम सीधे जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट में आके, फेस टू फेस कांटेक्ट आके ही इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वाला तो कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर डायरेक्ट नहीं हो सकता तो आपको पता है पर्सनल में तो दोनों आ रहे हैं ना, डायरेक्ट भी आ रहा है और इनडायरेक्ट भी आ रहा है। तो अगर डायरेक्ट वाला नहीं है तो फिर पर्सनल कैसे टिक हो सकता है, तो फिर पर्सनल भी नहीं होगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही रॉन्ग है तो फिर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला भी रॉन्ग ही होगा। तो यहाँ से भी अगर आप देखो तो क्लियरली अगर ये दो ऑप्शंस नहीं है तो ऑप्शन यही बच रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या तो अब नन ऑफ दीज होगा या तो ये होगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई एक्सीडेंट्स की बात हो रही है तो उस केस में आप हमेशा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ही यूज़ करोगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन? ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की एडवांटेज बतानी है, उसका प्लस पॉइंट बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से क्या है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हमेशा लिमिटेड एरिया में यूज़ होती है, ये पता है ना आपको। तो लेस टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है वो, एक्यूरेसी भी ऑब्वियस ही बात है उसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि हम इस मेथड को यूज़ ही तभी करते हैं जब हमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है। क्योंकि लिमिटेड एरिया में होता है ना, तो इन्वेस्टिगेटर को पर्सनली विजिट करना होता है क्योंकि उसको मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो ऑब्वियस है यही इसका एडवांटेज है कि एक्यूरेसी भी रहती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है और रिलायबल, हम इस पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पर रिलायबल हो सकते हैं। सो डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? साथ साथ अपने आंसर्स प्लीज़ मार्क करते जाइए और अपनी परफॉर्मेंस चेक करते जाइए, ठीक है। डिमोरलाइज नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ दोबारा प्रैक्टिस करो, फिर अटेम्प्ट दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th इज डैश डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स। इनमें से कौन सा डेटा है जो हम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट से कलेक्ट करते हैं? चाहे वो पब्लिश भी हो सकती है और अनपब्लिश भी हो सकती है। ये मैंने आपको क्लियरली बताया कौन सा डेटा है जो पब्लिश भी हो सकता है और अनपब्लिश भी हो सकता है। कौन सा डेटा है जो पब्लिश भी है और अनपब्लिश भी है? तो ऑब्वियस ही बात है वो कौन सा था, सेकेंडरी डेटा के ही दो सोर्सेज थे। पब्लिश सोर्सेज जिसमें सारी पब्लिकेशंस आती हैं, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की हो, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज़ की हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो रिपोर्ट कमिटीज़ हो, ठीक है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च स्कॉलर्स की पब्लिकेशंस है, इंटरनेट है, वेबसाइट्स है, वेब पेजेस हैं, आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं। तो ये सारे जो हैं वो सेकेंडरी डेटा के ही सोर्सेज है, पब्लिश्ड एज वेल एज अनपब्लिश्ड। क्लियर? सो इट इज़ नॉट ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट ऑप्शन सी, क्योंकि अगर ऑप्शन ए ही नहीं है तो इसमें तो दोनों ऑप्शंस की बात हो रही है ना। अगर ए ही कट गया तो ऑप्शन सी भी डेफिनेटली कट गया, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मेरे ये दोनों ऑप्शंस माइनस हो गए। अब या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अगर अब आपको मतलब पता है कि पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड है तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, next question is in dash the complete information is recorded by respondents themselves। इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है रिस्पोंडेंट्स खुद रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स खुद ही फिल करते हैं। तो इन दोनों में से ऐसा कौन सा जहाँ पे रिस्पोंडेंट खुद अपना इंफॉर्मेशन फिल करते हैं? ये अब आपको मैं अभी बताया है, स्केड्यूल्स में जो है रिस्पोंडेंट्स अपना इंफॉर्मेशन खुद फिल करते हैं। sorry dash the incomplete information recorded by respondent themselves, not schedule, sorry questionnaires, ठीक है। schedules को तो फिल करता है enumerators, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोलना questionnaires था लेकिन मुंह से मेरे schedule निकला है। तो एन्यूमरेटर्स फिल करते हैं स्केड्यूल्स को, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए
और बी दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो दोनों भी नहीं हो सकते क्योंकि ए ही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चनर्स को रिस्पोंडेंट खुद फिल करते हैं। अगर मैंने बाय मेल किया है या जैसे भी मैं भेज रही हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ कर रही हूँ, चाहे मैं बाय पोस्ट भेज रही हूँ, चाहे मैं ईमेल कर रही हूँ, तो क्वेश्चनर्स को रिस्पोंडेंट खुद ही भरेगा, ठीक है। लेकिन स्केड्यूल्स को रिस्पोंडेंट खुद नहीं भरता, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन भरता कौन है? इन्यूमरेटर्स, ठीक है। So option B is the right one. Understood? Okay, now the next question is question number 12. Dash is a person who helps the investigator in collecting the data. इनमें से कौन सा पर्सन है जो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, डेटा कलेक्शन में? तो आपको बताया मैंने फर्स्ट लेक्चर में, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख के फिर यहाँ पे आइए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि न्यूमरेटर्स ही वो पर्सन्स हैं जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं उसकी डेटा कलेक्शन में, ठीक है। और जब ये तभी होता है जब हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होता है ना, वाइड होता है, तो हर जगह मैं खुद नहीं जा सकती, तो मैं हेल्प लेती हूँ कुछ पर्सन्स की, जिन्हें हम एन्यूमरेटर्स कहते हैं। सो अगेन ऑप्शन ए इज द राइट वन, नीदर ऑप्शन सी, नीदर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। Okay, next question is what are the three popular methods of obtaining प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा को ऑब्टेन करने के लिए इन चारों ऑप्शंस में से पॉपुलर मेथड्स कौन से हैं? देखो अब आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब आप देखोगे चारों के चारों ऑप्शंस जो है ना वो सिमिलर लग रहे हैं। चारों में कुछ ना कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो प्राइमरी डेटा के ही हैं, ठीक है। पहले तो बात करते हैं जिसमें एक ऐसा मेथड है जो कि प्राइमरी डेटा का नहीं है, या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की बात करें तो फिर हम उसकी बात नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली होंगे, बट जो हमें स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो जो मेथड्स की हमने स्टडी नहीं की है, जितना मैंने आपको बताया बस आपको वहीं पे उतना ही दिमाग में रखना है, क्योंकि इतना डीपली यहाँ पे नहीं आता। आपको क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है 2 to 3 जो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप देखो हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आना, अगर जीएसटी का 25 मार्क्स का क्वेश्चन था वहाँ पे भी इतना डीपली नहीं आया, जबकि वहाँ आ सकता था, तो ये तो फिर भी सिर्फ 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर से बेसिक से ही देखो कितने सारे क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन छोड़ के एग्जामिनर डीपली कहाँ जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऊपर से ही देखो कितने सारे 22 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बन रहे हैं, 22 क्वेश्चंस, तो वो आपको चाहिए सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स, टोटल 10 क्वेश्चंस चाहिए, तो हम सामने सामने से ही उठाएंगे, सामने ही मुझे बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाएंगे, इसलिए एग्जामिनर कभी भी इतना डीपली नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, टू द पॉइंट एग्जैक्ट क्वेश्चंस होंगे, तो ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अच्छे से पढ़िए आप। तो देखो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो ना तो आपको सारे ही सिमिलर दिखेंगे। पहला ऑप्शन भी है, सेकंड ऑप्शन में अगर आप डेल्फी टेक्निक की बात करो, हमने ऐसी कोई टेक्निक की बात नहीं करी, तो ये ऑप्शन मेरा माइनस हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में भी इंटरव्यूज एंड सर्वेस है, ऑब्जर्वेशन भी है, लेकिन हैरिसन मेथडोलॉजी की मैंने बात नहीं करी है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी कट गया। अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा, है ना। लेकिन पॉपुलर मैथड्स आप देखो, मैक्सिमम 3 पॉपुलर मैथड्स की बात कर रहे हैं ना, विच व्हाट आर 3 पॉपुलर, तो आप देख रहे हो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा मैथड्स की बात हो रही है वो किस में हो रही है? अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो 1 2 3, यहाँ पे काउंट करूँ तो 1 2 3 4, दैट मीन यहाँ पे जो है ये 3, 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। तो ये है जो मैक्सिमम, जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो दैट इज ऑप्शन डी, इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाते हैं, हम ऑप्शन ए के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। बी और सी तो पहले ही कट गया मेरा, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। अंडरस्टूड? ओके, इफ टाइम इज ऑफ द एसेंस फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट देन द प्रेफर्ड प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड इज, ठीक है। अगर टाइम की हमारे पास पाबंदी है, टाइम की मतलब बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, टाइम फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो फिर इन चारों में से हम कौन से मेथड को हम यूज़ करेंगे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो क्या टेलीफोन करेंगे, क्या इंटरसेप्ट इंटरव्यू करेंगे, क्या मेल इंटरव्यू करेंगे, या पर्सनल इंटरव्यू करेंगे? देखो अगेन इंटरसेप्ट इंटरव्यू मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो इसको आप छोड़ो, पहले स्किप कर सकते हो। पर्सनल इंटरव्यूज़ भी हम टाइम कि अगर हमें कमी है तो हम पर्सनल इंटरव्यूज़ के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि इट इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। पर्सनल इंटरव्यूज़ तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मेल्स के लिए, मेल
के लिए भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि मेल्स के लिए अगेन टाइम लगेगा। मैंने मेल तो कर दिया, लेकिन रिस्पोंडेंट मुझे कब रिस्पॉन्ड करे वो मुझे नहीं पता, है ना, करे भी या नहीं करे, यू नेवर नो। तो टाइम की अगर कमी है तो मैं हमेशा टेलीफोन मैथड ही यूज़ करूँगी। शॉर्टर ड्यूरेशन में करना है, और यहाँ इफ़ टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, मैंने आपको ऑलरेडी उसकी सुटेबिलिटी में बताया था ना, उसकी कंडीशन में, तो वही आपको बस मेमोराइज करनी है, ठीक है। तो टाइम की एसेंस हो तो टेलीफोन के साथ जाओगे। वाइडली यूज मेथड की बात की जाए तो आप ऑनलाइन सोर्सेज के साथ जाओगे, ठीक है। इफ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए, फ्लेक्सिबिलिटी से आप मेरा मतलब समझते हो ना, फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब है कि अगर हमें चेंजेस करनी हो, ठीक है, मैं क्वेश्चंस को मोल्ड करने के चांसेस किस मेथड में है, कि मैं एक क्वेश्चन की बजाय 4 क्वेश्चंस पूछ लूँ, किसी से मैं 3 क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, किसी से मैं 7 क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी किस मेथड में है, ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ देन द प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट मेथड इज, क्योंकि मैंने आपको बोला था टेलीफोन हम इतना वाइडली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमारे पर्सनल इंटरव्यूज़ में। क्वेश्चनर्स में क्यों नहीं रहते, क्योंकि एक बार मैंने क्वेश्चनर बनाया, मेल कर दिया, पोस्ट कर दिया, अब रिस्पोंडेंट के पास चला गया है, तो अब उसमें मैं क्या कोई चेंजेस कर सकती हूँ? बता सकते हो आप कर सकती हो या नहीं कर सकती हूँ? डेफिनेटली यू विल से मैम नो, ठीक है। तो क्वेश्चनर जो एक बार चले गए, अब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि मैं कुछ एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस कर पाऊँ, मैं उसमें कोई चेंजेस ला पाऊँ। कोई क्वेश्चंस इररेलेवेंट थे तो मैं उसको हटा नहीं सकती, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे थे तो मैं उसको अब दोबारा से ऐड नहीं कर सकती। लेकिन टेलीफोन में अभी भी नंबर डायल किया, कुछ रह गया, रीडायल कर दिया, फिर दोबारा ओ याद आया, ओ हो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछना था, जिसके लिए मैंने कॉल किया था अपने फ्रेंड को, वो तो पूछा ही नहीं। फिर कोई बात नहीं, दोबारा नंबर डायल कर लेते हैं, दोबारा नंबर डायल किया, फिर से मिलाया, फिर से बात कर ली, ठीक है। होता है ना सबके साथ ऐसा, जो काम की बात होती है वो रह जाती है, और जो अननेसेसरी कितनी सारी बातें कर के 1 घंटा 2 घंटा सर खा के हम फिर फ़ोन रख देंगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हो तो टेलीफोन नहीं बल्कि हमारी पर्सनल इंटरव्यूज़, क्योंकि फ़ोन में क्या होता है, रिस्पोंडेंट आंसर दे रहा है या कोई और उसकी जगह दे रहा है, वो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो टाइम की कमी हो तो टेलीफोन, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो तो पर्सनल इंटरव्यूज़, वाइडली यूज मेथड की बात हो तो यू विल गो फॉर मेल इंटरव्यूज़, ठीक है। ओके, विच आर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा मेथड पर्सनल इंटरव्यूज़, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए आपको बताना है कि इसमें से डिसएडवांटेज कौन सी है। प्राइमरी डेटा मेथड पर्सनल इंटरव्यूज़ की डिसएडवांटेज बतानी है, उसका ड्रॉबैक बताना है आपको, ठीक है। क्या ये मेथड कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्या इस मेथड को हम जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो जाता है तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि दोनों जो मेथड्स हैं वो पर्सनल इंटरव्यूज़ का है पार्ट, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यूज़ की जब बात की तो उसमें दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए आप अगर फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हो अपने रिस्पोंडेंट के साथ, तो ये मेथड जो है कॉस्टली भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो डेफिनेटली जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाएगा तो ये मेथड मैं यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो दिस मेथड कैन नॉट बी यूज। सो ऑप्शन ए and B both are the right ones, ठीक है। So option C is the correct one. क्लियर है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वे रिसर्च इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड, इज लीस्ट लाइकली टू बी कंडक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्वे रिसर्च, जो सर्वे आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, जो सर्वे फील्ड स्टडी करके, जो मैं फील्ड स्टडी भी हो सकती है, ऑनलाइन सर्वेज भी हो सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, अमेजोन वगैरह में आप देखते हो ना, ऑनलाइन सर्वेज काफ़ी वायरल रहते हैं हर टाइम। कस्टमर केयर का कॉल किया तो उसने भी एसएमएस कर दिया कि इस सर्वे को फिल करो, अमेजोन खोला वहाँ पे भी सर्वे आ गया, फेसबुक ओपन किया तो टॉप में आ जाएगा कि इस सर्वे को कंप्लीट करो। जैसे आजकल कोविड के चल रहे हैं, ठीक है, आपने वैक्सीनेशन लगाई है या नहीं लगाई है, कौन सी डोज लगाई है, कौन सी रहती है, या दोनों लगाई हैं। तो इस तरह के काफ़ी सर्वेज जो है वो ऑनलाइन रहते हैं। अब लेकिन देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने वाली क्या बात है, मैंने कहा था ना आपको हर एक वर्ड पे फोकस करना होता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, लीस्ट वर्ड को ना यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। सर्वे रिसर्च इज लाइकली टू बी कंडक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग,
इस तरह से इसको पढ़ लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। आपको लीस्ट बोला है, लीस्ट का मतलब जो सबसे कम यूज़ किया जाता है सर्वे रिसर्च के लिए। तो इन चारों मेथड में से कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे कम यूज़ करते हैं? तो आपने देखा होगा टेलीफोन भी हम यूज़ करते ही हैं, ठीक है। वेब तो मतलब वाइडली यूज़ हो रहा है ना, वेब तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शंस भी हमारी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि मैं सर्वे रिसर्च ऑब्जर्वेशन करके, मतलब पर्सन्स का या किसी भी जिसका भी मुझे बिहेवियर रिकॉर्ड करना है, किसी एनिमल का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर रिकॉर्ड मैं कितनी देर तक करूँगी, ठीक है। बिहेवियर हो सकता है मैं एक दिन रिकॉर्ड करूँ, 2 दिन करूँ, महीना करूँ, और एंड में रिजल्ट कुछ भी ना निकल के आए, आउटपुट कुछ भी नहीं निकला, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सर्वे रिसर्च जो है वो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बहुत कम की जाती है। तो हम ऑब्जर्वेशंस का बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो बाकी सारे मेथड्स ठीक है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसका हम बहुत कम यूज़ करते हैं। क्लियर है सबको? आई होप सो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉ डेटा। रॉ डेटा आपको पता है ना, जो क्रूड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो क्रूड फॉर्म में कौन सा, बिल्कुल जो एकदम अभी जस्ट मैंने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। अभी उसमें कोई मैंने ऑर्गेनाइजेशन नहीं की, कोई उसकी प्रेजेंटेशन नहीं की है, कोई एनालिसिस नहीं की, कुछ कोई काम नहीं हुआ उस पर, जस्ट मैंने अभी सिर्फ कलेक्ट ही किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे भी मैंने कहा ना, हर एक वर्ड पे ना आपको फोकस करना है, हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करनी है, वहीं से आपके आंसर्स निकल आते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, अ रिपोर्ट ऑन ए स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक रिपोर्ट बन चुकी है, तो जो रिपोर्ट है दैट मीन्स पे एनालिसिस हो चुकी है, काम हो चुका है, ठीक है। तो रिपोर्ट जहाँ पे भी वर्ड होगा दैट मीन्स वो फाइनल हो गया, वो काम हो चुका है, रिफाइंड फॉर्म में है। तो जो भी काम रिफाइंड फॉर्म में होगा वो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो कट गया। और कहाँ पे रिपोर्ट फॉर यूज़र, एन एनुअल कंपनी रिपोर्ट, एनुअल कंपनी रिपोर्ट बन गई है, तो रिपोर्ट काम होने के बाद ही बनती है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी भी कट हो गया हमारा, ऑड इवन आउट करके हो रहा है ना ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन सी देखो, अ रिपोर्ट ऑन क्वालिटेटिव फोकस ग्रुप्स। अगेन यहाँ पे एक फोकस ग्रुप्स मीन्स अगर मैंने एक ग्रुप लिया है और एक टॉपिक दे दिया है, अब उसी टॉपिक पे वो डिस्कशंस हो रही है, उस पर हमारा फोकस बना हुआ है, तो उस पर भी रिपोर्ट बन गई है, तैयार हो गई है, एनालिसिस हो चुकी है इस पर, तो यहाँ पे भी रिपोर्ट बन चुकी है। दैट मीन ये ऑप्शन भी पहले ही कट हो गया। अब देखो 4 ऑप्शंस है ना हमारे पास, अगर मुझे रॉ डेटा का इनकेस मतलब नहीं भी पता है तब भी देखो मेरे ऑड इवन आउट करके भी ना ऑप्शन ये जो ए बी सी था वो पहले ही माइनस हो गए, तो देखो खुद में खुद ही मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है। समझ आया आपको ये फंडा, ठीक है। ये टेक्निक होती है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर हमें ऑड इवन आउट करना भी आ जाए ना तो कितने क्वेश्चन, ये गेस वर्क नहीं होता है, जस्ट एक टेक्निक है जिससे आप ऑड इवन आउट करके भी ना आप सही आंसर को मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये फंडा बहुत काम आता है कॉम्पिटिटिव के ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। तो देखो ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम ए ग्रुप ऐसे भी समझ आ गया, और खुद में भी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है एक ग्रुप से जस्ट अभी मैंने रिकॉर्ड किया है डेटा, अभी जस्ट मैंने डेटा लिया है, रिकॉर्ड किया है, कलेक्ट किया कह सकते हो आप, ठीक है। तो अभी वो सिर्फ लिया है मैंने, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, तो तब भी यही था अगर आपको मतलब पता है, और अगर आपको मतलब नहीं भी पता है तब भी देखो आपने ऑड इवन आउट करके ऑप्शन डी ही निकाल दिया, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 19th. दिस इज द थर्ड लास्ट क्वेश्चन। सेकेंडरी डेटा लीस्ट हेल्पफुल टू। सेकेंडरी डेटा इन सब में से सबसे कम हेल्पफुल किस में रहता है, ठीक है, सबसे कम, लीस्ट बताना है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज ए इज इंटरप्रेट टेबल्स, क्या टेबल्स को इंटरप्रेट करने में सबसे कम हेल्पफुल रहता है, क्या न्यू प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करने में सबसे कम हेल्पफुल रहता है, क्या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने में सबसे कम हेल्पफुल रहता है, या क्वेश्चनर्स को डेवलप करने में सबसे कम हेल्पफुल रहता है। अगेन आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको अभी समझने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ है नहीं बिल्कुल भी। अगर आप थोड़ा सा इनके फोकस करोगे ना वर्ड्स पे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। देखो टेबल्स को इंटरप्रेट करने में हो सकता है मैं
टेबल्स पे सेकेंडरी डेटा मैं यूज़ कर सकती हूँ ना टेबल्स में, अगर आप इसको इस वे में देखो तो। अगर मुझे हाइपोथेसिस होता है, कोई प्री एजम्पशन लेके चलते हैं हम, वो सही भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको फॉर्मुलेट करने के लिए भी मैं सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। क्वेश्चनर्स को बनाने के लिए भी मैं सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकती हूँ ना, किसने क्या काम किया, उसने क्या क्वेश्चंस यूज़ किए हैं, तो मैं भी अपने क्वेश्चनर में वही क्वेश्चंस यूज़ कर सकती हूँ। क्लियर। तो मैं यहाँ पे भी सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर सकती हूँ टू सम एक्सटेंट। बट क्या मैं नए प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या उनकी इवैल्यूएशन, उनकी एग्जामिनेशन के लिए मैं सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर सकती हूँ? कैसे करूँगी? अभी तो प्रोडक्ट्स नए आए हैं ना, मुझे क्या पता वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, उनका पर्पस क्या है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उस पर मुझे कोई काम नहीं, क्योंकि प्राइमरी डेटा होता तो मुझे पता होता। सेकेंडरी है तो जो प्रोडक्ट्स ही नए आए हैं तो उसमें सेकेंडरी डेटा कैसे हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट करने में सेकेंडरी डेटा जो है वो लीस्ट हेल्पफुल रहेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर? आई होप इट इज अंडरस्टूड। ओके, नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. No, there are two more questions. Okay, question number 20th is, most governments in the world have statistical departments but they are unlikely to provide. Question को समझना है ध्यान से, ठीक है। मोस्ट गवर्नमेंट्स जो है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी गवर्नमेंट्स है ना, वो उनके जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स है वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अनलाइकली टू प्रोवाइड। अनलाइकली हो गया मतलब बिल्कुल कम। इन सब में से वो एक ऐसी चीज़ है जो वो बहुत कम प्रोवाइड, मतलब ना के बराबर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे लीस्ट हेल्पफुल मीन्स नहीं करते हैं जो, ठीक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा डेटा है जो वो प्रोवाइड नहीं करते हैं? तो कौन से गवर्नमेंट जो मोस्टली जो डेटा प्रोवाइड करती हैं, पहले आप वो देख लो। एग्रीकल्चर सेंसस रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। सेंसस रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट ही करती है, बिग बिजनेस फर्म्स ही सेंसस डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो एग्रीकल्चर सेंसस रिजल्ट डेफिनेटली गवर्नमेंट्स जो है वो, उनके जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स हैं वो ये रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जनरल पॉपुलेशन सेंसस रिकॉर्ड डेफिनेटली ये भी करते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट फिगर्स जो होती हैं ये भी करते हैं। टेलीविज़न प्रोग्राम्स व्यूइंग फिगर्स, अब देखो किसके घर में कौन सा टेलीविज़न प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर मैं किसको देख रही हूँ, मुझे क्या पता, आपको क्या पता है ना, कि मेरा फोकस बॉय पे है या मेरा फोकस गर्ल पे है, मेरा फोकस गर्ल की ड्रेस पे है, उसने क्या ज्वेलरी पहनी है। आपको कैसे पता है कि मैं क्या देख रही हूँ, किसको देख रही हूँ, क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ, और उससे गवर्नमेंट को क्या लेना देना। उनको सिर्फ ये पता है कि टीआरपी किसकी बढ़ रही है ना, कौन सा शो जो है वो इस घर में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, वो भी वो साउंड की हेल्प से जो है वो पता करते हैं, ठीक है, साउंड मीटर्स जो होते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हम देख ज़्यादा किसको रहे हैं। अगर मैं घर में कोई प्रोग्राम देख रही हूँ तो उसमें मैं कौन से करेक्टर पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जा रहा है, वो उनको नहीं पता है। पता होगा, आपको पता है, आपके फैमिली मेम्बर ही आपके साथ ही बैठा होगा। आप अगर कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हो तो आपके साथ बैठा हुआ फैमिली मेम्बर भी क्या देख रहा है, कौन से करेक्टर को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन से पीछे सोफे पे उनकी नज़र पड़ रही है, दीवारों पे नज़र पड़ रही है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो इन चीज़ों से गवर्नमेंट का कोई कंसर्न नहीं है, तो इनका कोई कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता, ना ही वो इस तरह का डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ टोटली इररेलेवेंट। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट वन, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू now. Okay, now the second last question is, under which of the following methods investigators collect data by contacting the third party or informants who are supposed to possess the information on the problem under study? ठीक है, इसमें से कौन सा मेथड है जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करते हैं। थर्ड पार्टी कह सकते हो, या फिर आप विटनेस कह सकते हो, या इन्फॉर्मेंट्स कह सकते हो, ठीक है। तो उनको कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन जो हम गेन करते हैं, वो मेथड कौन सा है, आपको अब समझ आ गया होगा। दैट इज ओनली योर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में ही क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट का इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करता है, लेकिन किस बेसिस पे, विटनेस के बेसिस पे, जिसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं। क्लियर है? तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, मेल भी नहीं होगा, स्केड्यूल्स भी नहीं है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है। क्लियर? ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन।
ऑब्जर्वेशन मीन्स जहाँ पे हम लोगों का बिहेवियर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके बॉडी जेस्चर्स को नोट कर रहे हैं, उनकी आइज़ की मूवमेंट, उनके हैंड्स की मूवमेंट। जैसे आप सब क्या हो, ऑब्जर्वर्स हो, आप मेरे लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, मेरे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो। जब मैं लेक्चर दे रही हूँ तो आप देख रहे हो मैम की मूवमेंट कहाँ जा रही है हाथों की, मैम कैसे हैंड्स कभी यहाँ कभी फिंगर्स वहाँ जा रही है, कैसे मैम के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। तो आप सब मेरे एक्सप्रेशंस को नोट कर रहे हो, मेरी बॉडी जेस्चर्स को नोट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है कौन से मेथड में पॉसिबल है? क्या ये एन्यूमरेटर मेथड में पॉसिबल है या ये क्वेश्चनर मेथड में पॉसिबल है, या दोनों मेथड में पॉसिबल है? और ये भी मैंने आपको क्वेश्चनर और स्केड्यूल्स का जब डिफरेंस करवाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है ऑब्जर्वेशंस हम एन्यूमरेटर मेथड में कर सकते हैं या क्वेश्चनर। जल्दी से बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली यू विल से मैम एन्यूमरेटर मेथड में हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, बट क्वेश्चनर में तो मेल हो गया, तो अब वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस में अपने रिस्पोंडेंट की रिकॉर्ड नहीं कर सकती। बट यहाँ पे एन्यूमरेटर जो है वो रिस्पोंडेंट के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आता है, फेस टू फेस कांटेक्ट करता है, डायरेक्टली कांटेक्ट करता है अपने रिस्पोंडेंट को, और जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है वो साथ ही उसके बॉडी जेस्चर्स को भी नोट कर लेता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है, कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं देख रहा जब ये मुझे आंसर्स दे रहा है, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है। क्योंकि जब हम स्टेमर करते हैं या यहाँ वहाँ देख के आंसर, जैसे समझ लो कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कि ये कुछ तो सही आंसर्स नहीं दे रहे हैं। अगर डायरेक्ट कहते हैं ना आई कॉन्टेक्ट होता है तो हमारी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज़्यादा रहता है हमारे में। तो इन्यूमरेटर मैथड ही एक ऐसा मैथड है जहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो हैं वो पॉसिबल रहती है, ठीक है। अदरवाइज तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी रहता है, बट इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली एन्यूमरेटर मेथड इज़ द राइट वन। ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चनर मेथड नहीं है। सो ये तीनों नहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज़ ओनली द राइट वन। क्लियर? सो इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपके यूनिट सेकंड की भी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी, सभी स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर रहा होगा। अगर नहीं भी होगा का कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर करो, दोबारा अटैम्प्ट दो, बार बार अटैम्प्ट करो सेम क्वेश्चंस को, तो आई होप आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और एग्ज़ाम्स तक आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिट 3 के साथ आऊँगी, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर्स, उसकी लेक्चर सीरीज लेकर आएंगे, और उसके बाद उसके एमसीक्यू स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम, बट डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। थैंक यू।